झारखंड लर्नर्स गराज एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। जीएस सीरीज का यह पार्ट नंबर 2 है। आइए क्लास को स्टार्ट करता हूं विदाउट वेस्टिंग टाइम। आज का पहला क्वेश्चन है, भारत के संविधान के किस भाग में संघ कार्यपालिका का प्रावधान है? भाग 5, भाग 3, भाग 4 या फिर भाग 6? यूनियन एग्जीक्यूटिव के बारे में बात किया जा रहा है, तो ये भारत के संविधान के भाग 5 में जैसे यूनियन एग्जीक्यूटिव यानी कि संघ कार्यपालिका के बारे में लिखा गया है। आइए डिटेल में देख लेते हैं इसको। यूनियन एग्जीक्यूटिव जो पार्ट 5 में है उसमें जो आर्टिकल है 52 से लेकर 151 तक है यूनियन एग्जीक्यूटिव। कुछ इंपोर्टेंट पार्ट देख लीजिए जिससे क्वेश्चन जो है काफी बार रिपीट किया गया है वेरियस एग्जाम्स में। द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, भाग 1 में द यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज यानी कि संघ और उसके क्षेत्र के बारे में बात किया गया है। आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक, ब्रैकेट में आर्टिकल्स मेंशन है ना। पार्ट 2 में देख लीजिएगा सिटीजनशिप यानी कि नागरिकता है, आर्टिकल 5 से लेकर 11 तक। पार्ट 3 में फंडामेंटल राइट्स यानी कि मौलिक अधिकार है, आर्टिकल 12 से लेकर 35 तक। भाग जो 4 है उसमें डीपीएसपी यानी कि डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के बारे में लिखा गया है, आर्टिकल 36 से लेकर 51 तक। और जो भाग 4A है उसमें फंडामेंटल ड्यूटीज है। फंडामेंटल ड्यूटीज यानी कि मौलिक कर्तव्य जो कि स्वर्ण सिंह कमेटी, ठीक है, एसएससी के द्वारा जैसे रिकमेंड किया गया था, आर्टिकल 51A में इसको रखा गया है। ठीक है, कहीं भी देखिएगा कि कोई भी आर्टिकल के साथ कैपिटल लेटर लगा है तो याद रखिएगा वो जो है से उसका मतलब होता है कि संविधान में संशोधन करके जो है से उसको लाया गया है। भाग 5 में जो यहाँ पे डिस्कस किया था कि आर्टिकल 52 से लेकर 51 तक है, कुछ देख लीजिए। यहाँ पे प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है आर्टिकल 52 से 62 तक। उसके बाद वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में आर्टिकल 63 से 71 तक है। और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स के बारे में लिखा गया है आर्टिकल 74 और 75 में। ठीक है, ये सब कुछ जो है से ध्यान रखिएगा। कुछ और आर्टिकल्स यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। सबसे पहला पॉइंट है आर्टिकल 67 है एक, और आर्टिकल 61। तो आर्टिकल 61 बात करता है इंपीचमेंट के बारे में। इंपीचमेंट किसका इंपीचमेंट? तो ये प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के लिए टर्म यूज किया जाता है इंपीचमेंट। और आर्टिकल 67 जो है वाइस प्रेसिडेंट को जो है रिमूव करने के लिए यूज किया जाता है। तो आर्टिकल 67 और आर्टिकल 61 आप लोग ध्यान रखिएगा। कुछ और आर्टिकल है जो कि आप लोग देख लीजिएगा, काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है, जैसे कि आर्टिकल 123 है, आर्टिकल 124 है, आर्टिकल 143 है। तो ये सब आप लोग जाके कवर कर लीजिएगा। जो लास्ट आर्टिकल है यहाँ पे 148 से लेकर 151 तक, उसको यहाँ पे डिस्कस करना चाहूंगा। तो आर्टिकल 148 से लेकर 151 तक जो है कैग के बारे में यानी कि कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल ऑफ इंडिया के बारे में मेंशन है, जिसको द गार्जियन ऑफ पब्लिक पर्स कहा जाता है। वर्तमान में कैग है गिरीश चंद्र मुर्मू। ठीक है, याद रखिए कॉन्स्टिट्यूशनल एक पोस्ट है ना, इसका आंसर ए है। सारा चीज डिटेल में डिस्कस कर दिया। सेकेंड क्वेश्चन है, इनमें से किस देश ने टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक स्वर्ण पदक जीते? ऑस्ट्रेलिया, भारत, चीन या फिर अमेरिका? जो लास्ट जो है से ओलंपिक हुआ है उसे क्वेश्चन काफी ज्यादा आपसे पूछते हैं। ठीक है, ध्यान रखिएगा। तो आंसर इसका जो है से चीन है। टोक्यो पैरा ओलंपिक में सबसे अधिक जो स्वर्ण पदक जीता गया था वह चाइना के द्वारा जो है से जीता गया था। वहां पे देखिएगा तो जो 5 साल के बच्चे होते हैं वहां से जो है उन लोग को ट्रेनिंग शुरू कर देता है चीन, इसीलिए जो है सबसे अधिक जो है मेडल जो है जीतता है चीन। यहाँ पे देख लीजिएगा जो टोक्यो पैरा ओलंपिक 2020 में हुआ था, ऐसे तो हुआ था 2022 में, लेकिन इसको 2020 ही नाम दिया जाता है। टॉप 3 कंट्री देख लीजिएगा, चाइना नंबर 1 पे है, 96 गोल्ड था इसके पास। ठीक है, टोटल मेडल इसके पास 207 था। उसके बाद ग्रेट ब्रिटेन जो है 41 गोल्ड के साथ सेकंड स्थान पे था, और यूएसए जो है 37 गोल्ड के साथ जो है थर्ड स्थान पे था। इंडिया का रैंक टोक्यो पैरा ओलंपिक में जो अभी जब तक जो है ओलंपिक नेक्स्ट नहीं होता है 2024, आगे बात करूंगा, तब तक जो है आपको लास्ट ही पूछा जाएगा। तो 24वां स्थान रहा था इंडिया का। 19 जो है टोटल मेडल था, 5 गोल्ड था, 8 जो है सिल्वर और 6 जो है ब्रॉन्ज था। ठीक है, तो इसको याद रखिएगा। आंसर इसका सी है। चलिए आपको ना डिस्कस कर देता हूं कि अपकमिंग जो है ओलंपिक कहां पे होंगे। तो सबसे पहले 2024 तो आपको याद होगा, 2024 कितनी बार बता चुका हूं। ये जो है पेरिस में होने वाला है। 2028 में जो है लॉस एंजलिस में होगा, लॉस एंजलिस। उसके बाद 2000 कहाँ से 3000 जो 32 है सॉरी 2032 है वह होगा आपका ब्रिस्बेन ऑस्ट्रेलिया में। और 2036 का ओलंपिक है ना, 2036 का ओलंपिक वह इंडिया बोल रहा है कि हम होस्ट करेंगे। ठीक है, तो इसके बारे में ध्यान रखिएगा, इंडिया जो है होस्ट करने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो 2024 हो गया, 2028 हो गया, 2032 हो गया, 2036 हो गया। उसके बाद 2020 में आपको याद होगा ये है टोक्यो में। 2016 में आपको पता होगा ये है रियो ओलंपिक। 2012 में आपका था लंदन ओलंपिक। 2008 में जो है बीजिंग ओलंपिक था। 2004 में जो है एथेंस में हुआ था, और 2000 में जो है सिडनी में हुआ था। तो सारा चीज आप लोग ध्यान रखिएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस देश ने 3 एशियाई खेलों की मेजबानी की है, यानी एशियन गेम्स के बारे में बोला जा रहा है। दक्षिण कोरिया, फिलीपींस, जापान या फिर भारत। आंसर इसका ये है दक्षिण कोरिया जो है से 3 बार जो है से एशियाई खेलों की मेजबानी किया है। ठीक है, देख लीजिएगा दक्षिण कोरिया कब कब किया है, 1986 में किया है, 2002 में किया है, 2014 में किया है। चीन देख लीजिएगा 1990 में, 2010 में और 2022 में भी जो है से किया था, लेकिन 2022 में यहाँ पे ऑप्शन में, मतलब चीन जो है से ऑप्शन में नहीं था, इसीलिए जो है से दक्षिण कोरिया आंसर होगा। ठीक है, चीन रहता तो वो भी आंसर हो जाता, क्योंकि ये जो है से लेटेस्ट जो है से उसको होस्ट किया है, 2023 में किया था, 19वां एडिशन था। ठीक है, हांगजू चाइना आप लोग याद होगा। भारत देख लीजिएगा सबसे पहला जो एशियन गेम्स हुआ था वह नई दिल्ली में हुआ था, फर्स्ट एडिशन 1951 में, और 1982 में भी जो है से एशियन गेम्स भारत में हुआ था। तो भारत जो है से एशियन गेम्स को 2 बार जो है से होस्ट किया है। ठीक है, और 4 साल में होता है, 2026 में ये जापान में होने वाला है, 2030 में जो है से कतर में होगा, और 2034 में जैसे रियाद में होगा, यानी कि सऊदी अरब के कैपिटल में। आंसर इसका ए है दक्षिण कोरिया, कैपिटल इसका सियोल है। निम्नलिखित में से संगीतकारों और उनके वाद्य यंत्रों की कौन सी जोड़ी गलत है, यानी कि आपको बताना है कि इनमें से कौन से संगीतकार है और वह कौन से जो है वाद्य यंत्र बजाते हैं, उसमें सुमेलित कौन सा नहीं है वो आपको चूज करना है। बिस्मिल्लाह खां शहनाई, पंडित रामनारायण सिंह सरोद, एन राजम वायलिन या फिर पंडित रविशंकर सितार। आंसर इसका बी है, पंडित जो रामनारायण सिंह है वह सरोद नहीं बजाते हैं, ये जो है सारंगी बजाते हैं। तो आंसर इसका हो जाएगा बी। आइए डिटेल में देख लेते हैं नेक्स्ट स्लाइड में। यहाँ पे जितने भी जो है से वाद्य यंत्र हैं और उसको बजाते हैं उसको देख लीजिएगा अच्छे से, क्वेश्चन इसे बहुत बार पूछा गया है, और जो हाईलाइटेड है उससे तो क्वेश्चन भर भर के आया है प्रीवियस ईयर में, तो जो हाईलाइटेड है कम से कम उतना आप लोग याद रखिएगा। तो पहला है बिस्मिल्लाह खां, उस्ताद बिस्मिल्लाह खां भी इनको बोला जाता है, और अली अहमद हुसैन शहनाई से रिलेटेड है। पंडित रामनारायण सिंह जो कि आंसर था, शकूर खान, उस्ताद बिंदा खान, ये सब जो है सारंगी से रिलेटेड है। एन राजम, MS गोपालकृष्णन, M चंद्रशेखर, ये सब जो है वायलिन के प्लेयर हैं। पंडित रविशंकर, अनुष्का शंकर, विलायत खां, मुस्ताद अली खां, ये सब जो है सितार से रिलेटेड हैं। शिव कुमार सोनम, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, वजन सोपारी, सब संतूर से रिलेटेड हैं। अमजद अली खां, शरण रानी, अली अकबर खान, ये सब सरोद के प्लेयर हैं। जाकिर हुसैन इंपॉर्टेंट है। अल्लाह रखा खान, पंडित कृष्ण महाराज, ये सब तबला से रिलेटेड हैं। हरिप्रसाद चौरसिया, पन्नालाल घोष, ये सब बांसुरी से रिलेटेड हैं। पंडित अयोध्या प्रसाद, तोताराम शर्मा, गोपाल दास, ये सब पखावज से रिलेटेड हैं। तो सारा आप लोग देख लीजिएगा, आंसर इसका भी है। PDF आपके पास अवेलेबल रहता है, टेलीग्राम पर जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा, लिंक डिस्क्रिप्शन में सबका दिया रहता है। दिल्ली सल्तनत का निम्नलिखित में से किस व्यवस्था का बहमनी और विजयनगर साम्राज्यों पर प्रभाव था। कहने का तात्पर्य है कि जो दिल्ली सल्तनत में कुछ ऐसा प्रथा था जो कि ये बहमनी साम्राज्य और विजयनगर साम्राज्य में भी जो है वह प्रचलित था। वालिस, चहलगानी, बीटी कच्ची या फिर इक्तादारी। आंसर इसका डी है, इक्तादारी प्रथा जो है से दिल्ली सल्तनत के साथ साथ बहमनी और विजयनगर साम्राज्य में भी जो है से देखने को मिलता था। आंसर इसका डी है। देख लीजिएगा इक्तादारी प्रथा है कि होता क्या है, तो जो काम के बदले किसी को जो उसका आय होता है उसके बदले जमीन दिया जाता था, उसको इक्तादारी प्रथा जो है बोला जाता था। तो इक्तादारी प्रथा की शुरुआत जो है शमसुद्दीन इल्तुतमिश, ठीक है, याद होगा आपको, ये कुतुबुद्दीन ऐबक के दामाद से और गुलाम वंश से रिलेटेड थे। तो शुरुआत जो है इन्हीं के द्वारा किया गया था इक्तदारी प्रथा। साथ ही साथ जो चहलगानी सुने होंगे आप लोग, तो उसका जो है शुरुआत जो है इल्तुतमिश के द्वारा ही किया गया था। बहमनी साम्राज्य के बारे में देख लीजिए, यहाँ पे आया था, तो 1347 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था हसन गंगू बहमन शाह के द्वारा। और विजयनगर साम्राज्य 1336 में इसको इस्टेब्लिश किया गया था हरिहर और बुक्का प्रथम के द्वारा। क्वेश्चन यहाँ से बन चुका है, तो इसको देख लीजिएगा। जो तुलवा डायनेस्टी आता है वो विजयनगर साम्राज्य में का ही था ना, ध्यान रखिएगा। इक्तदारी इसका आंसर हो गया। दिल्ली सल्तनत के बारे में बात किया जाएगा तो ध्यान रखिएगा, यहाँ पे बहुत सारे जो है डायनेस्टी रूल किए थे, जिसमें आता है सबसे पहले तो गुलाम वंश, जिसको आप लोग सेलेब डायनेस्टी बोलते हैं, जिसको मामलुक डायनेस्टी भी बोला जाता है ना। तो गुलाम के वंश आया था खिजली डायनेस्टी, उसके बाद तुगलक डायनेस्टी, उसके बाद सैयद आया था डायनेस्टी, और उसके बाद लोधी आया था। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा, लोधी डायनेस्टी। तो इसका टाइम पीरियड देख लीजिएगा, जो गुलाम वंश था वो था 1206 से लेकर 1290 तक। लास्ट लक देख लीजिए, जो लोधी डायनेस्टी था ये आया था आपका 1451 से लेकर 1526 तक। उसके बाद क्या था, बल्लू लोधी इसके संस्थापक थे, उसके बाद सिकंदर लोधी और इब्राहिम लोधी। बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में लड़ाई हुआ, पानीपत का पहला युद्ध। उसके बाद जो है मुगल डायनेस्टी पिक्चर में आया था। आंसर इसका डी है। मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। समाहर्ता नामक जो अधिकारी था उसका क्या कार्य था। राज्य के खजाना को सुरक्षित करना, कर का निर्धारण करना, सुरक्षा का आश्वासन करना,
या फिर पत्र व्यवहार करना? आंसर इसका ही है, जो कर का निर्धारण करना था वह कार्य था समाहर्ता का। यह जो है से मौर्य डायनेस्टी के बारे में यहाँ पे बात किया जा रहा है, तो उसमें कर का निर्धारण करना और कर का संग्रह या फिर और उस पर निगरानी रखने का कार्य था, ठीक है, समाहर्ता का। मौर्य डायनेस्टी के बारे में देख लीजिएगा, आर्टिकल 326 BCE में जो है से चंद्रगुप्त मौर्य के द्वारा जो है से इसको स्थापित किया गया था, ठीक है। उसके बाद आए थे बिंदुसार, फिर अशोक आए थे, लास्ट आपको पता होगा बृहद्रथ थे और मौर्य किंग, जिनका हत्या जो है से पुष्यमित्र शुंग के द्वारा किया गया था 185 C में, ठीक है। उसके बाद जो है से शुंगा डायनेस्टी पिक्चर में आया था। कमांडर इन चीफ थे यह जो पुष्यमित्र शुंग थे, वही हत्या किए थे बृहद्रथ, ठीक है। यह था लास्ट जो मौर्यन किंग थे। ये सारा चीज देख लीजिए का आंसर इसका भी है। जो यहाँ पे मौर्य डायनेस्टी आप लोग देखते हैं वो जैसे पहला भारत का पहला पैन इंडिया किंगडम था, ठीक है, ध्यान रखिएगा, पैसिफिक एक्रॉस नेशन इसका फुल फॉर्म होता है। 261 BCE में ये भी याद रख लीजिएगा, कलिंगा वार हुआ था अशोका के ड्यूरेशन में, जो थर्ड किंग थे। भारत में बेरोजगारी के बारे में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। जो मौसमी बेरोजगारी होता है वो मुख्यतः शहरी क्षेत्रों में पाया जाता है। शिक्षित बेरोजगार लोग मुख्यतः भारत के ग्रामीण क्षेत्रों में पाए जाते हैं और ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी कम करने के लिए उच्च फसल सघनता वांछनीय है, यानी कि डिजायरेबल है। कौन कौन सा कथन इसमें सही है? केवल 3, केवल 2 और 3, केवल 1 और 2 या फिर केवल 1, ठीक है। पहला स्टेटमेंट जो है सर सिर्फ एक वर्ड के चलते इसमें गलत हुआ है, शहरी यहाँ पे नहीं होगा, यहाँ पे ग्रामीण नहीं होगा। अगर इसको रिप्लेस कर दिया जाए तो दोनों के दोनों स्टेटमेंट सही हो जाएगा। तो स्टेटमेंट नंबर फर्स्ट भी गलत है, स्टेटमेंट नंबर सेकंड भी गलत है। आंसर इसका जो है से 3 होगा, यानी कि ऑप्शन ए होगा। ग्रामीण अर्थव्यवस्था में बेरोजगारी को कम करने के लिए उच्च फसल सघनता, ये क्या होता है? तो एक ही साल में अगर एक से अधिक जो है फसल किसी लैंड पे किया जाता है तो उसको जो है से फसल सघनता बोलते हैं। तो इसका डायरेक्ट जो है से कनेक्शन होता है रोजगार से। अगर एक साल में एक से ज़्यादा जो है फसल बोया जा रहा है तो ज़्यादा लोगों को जो है वह रोजगार प्रोवाइड कराएगा। तो ये चीज़ तो आपको क्रिस्टल क्लियर होगा कि कैसे जो है बेरोजगारी को कम कर सकता है। ऑप्शन ए जो है गलत क्यों हुआ? तो मौसमी बेरोजगारी के बारे में बात किया जा रहा है, तो शहरी क्षेत्रों में नहीं होता है। जो मौसम बदलता है तो ये जो मतलब मौसम बदलता है उसका डायरेक्ट कनेक्शन जो होता है वो एग्रीकल्चर से होता है, और इस तरह का जो एक्टिविटी होता है वह शहरी क्षेत्रों में नहीं ग्रामीण क्षेत्रों में देखा जाता है। तो मौसमी बेरोजगारी का जो है संबंध जो है ग्रामीण क्षेत्रों से है, ये बात आप लोग ध्यान रखिएगा। कहने का मतलब अभी ना मौसम जो है खराब हो गया या फिर मौसम बदल रहा है, तो अभी जो है 20 लोग मान लेते हैं काम कर रहे हैं, तो अगर मौसम के चेंज होने के चलते क्या हो जाएगा, 20 लोग जो है बेरोजगार हो जाएंगे। तो वहाँ पे आप लोग समझ लीजिएगा कि मौसमी बेरोजगारी का संबंध ग्रामीण क्षेत्रों से होता है, न कि शहरी क्षेत्रों के साथ। और शिक्षित बेरोजगार जैसे ग्रामीण क्षेत्रों में नहीं पाए जाते हैं, लोग पढ़े लिखे ज़्यादा शहर में होते हैं और उसके चलते जो है अलग अलग स्किल के चलते अलग अलग वो काम ढूंढते रहते हैं। तीसरा का जो बेरोजगारी है वह जो है शहरी क्षेत्रों में देखा जाता है। आई होप कि ये सारा पॉइंट क्लियर होगा। सारा चीज यहाँ पे मेंशन किया गया है। ये 2 पॉइंट के चलते दोनों स्टेटमेंट गलत था। मौलिक कर्तव्यों को संविधान के तृतीय भाग में नहीं रखा गया क्योंकि तृतीय भाग डैश है। यहाँ पे मौलिक कर्तव्य यानी कि फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में बात किया जा रहा है, तो आपको बोला जा रहा है कि तृतीय भाग जिसमें क्या है फंडामेंटल राइट्स है, तो आखिर तृतीय भाग में इसको क्यों नहीं रखा गया, ये आपसे क्वेश्चन है। क्योंकि तृतीय भाग क्या है, गैर वाद योग्य यानी कि नॉन जुडिशिएबल है, वाद योग्य है यानी कि जुडिशिएबल है, गैर परिवर्तनीय है यानी कि नॉट इनफोर्सिएबल है, या फिर पूर्ण या फिर एब्सोल्यूट है। तो यहाँ पे जो बात किया जा रहा है फंडामेंटल ड्यूटीज के बारे में, तो ये जो है से एक ना नैतिक कर्तव्य होता है सिटीजन ऑफ इंडिया का कि आपको जो है इसका पालन करना है। यह जो है जुडिशिएबल नहीं है, लेकिन अगर इसको थर्ड में पार्ट में रख दिया जाता तो यह जुडिशिएबल होता, यानी कि अगर कोई जो है से इसको इंप्लीमेंट नहीं करता तो कोर्ट उसको जबरदस्ती जो है से बोलता कि आप इसको लागू कीजिए, ठीक है, या फिर उसका पालन कीजिए। तो यह जो है से जुडिशिएबल नेचर का है पार्ट 3, इसलिए इसमें नहीं रखा गया, ठीक है। क्योंकि मौलिक कर्तव्य को आप लोग देखिएगा तो काफी ज्यादा प्रॉब्लम हो जाएगा इसको इंफोर्स करने के लिए। जैसे कोई प्राकृतिक धरोहर है उसको रक्षा करना है, फॉरेस्ट सब है उसको आपको, या लेक्स है उसको जो आपको प्रिजर्व करना है। यहाँ पे 6 से 14 साल के जो बच्चे हैं उनको जो है अनिवार्य शिक्षा देना है, ठीक है, फ्री एंड कंपल्सरी एजुकेशन। तो इस तरह का चीज जो है एक नैतिक जिम्मेदारी जो है दिया जाता है, न कि जो है इन्फोर्सिएबल है, मतलब सॉरी ये जो है जुडिशिएबल है। तो ये सब जो है एक नैतिक जिम्मेदारी है, न कि जो है कोर्ट इसको लागू कर सकता है। तो आप लोग कर भी सकते हैं, नहीं भी कर सकते हैं, ठीक है, ये आपका नैतिक जिम्मेदारी है। लेकिन अगर इसको जो है फंडामेंटल राइट्स में रख दिया जाता तो कोर्ट इसको आपको जबरदस्ती करके लागू करवाता। तो अगर ये फंडामेंटल राइट्स में रहता है ना तो देखते हैं कि कोर्ट में जैसे इस तरह का मैटर जो है काफी भरा हुआ आता, तो काफी प्रॉब्लम हो जाता, इसलिए इसको पार्ट जो है
4A में रखा गया था। ठीक है, आई होप यहाँ से आप लोग समझ चुके होंगे। इसको आप लोग डिटेल में देख लीजिएगा। 11 जो है फंडामेंटल ड्यूटीज़ हैं और यहाँ पे 6 जो है फंडामेंटल राइट्स हैं। फंडामेंटल राइट्स के बारे में देख लीजिएगा 6 है। राइट टू इक्वलिटी 14 से 18 तक। उसके बाद राइट टू फ्रीडम है 19 से 22 तक। राइट अगेंस्ट जो है एक्सप्लॉयटेशन है 23-24 में। राइट टू फ्रीडम ऑफ रिलीजन है 25 से लेकर 28 तक। कल्चरल एंड एजुकेशनल राइट्स है 29 से 30 और राइट टू कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32 है। इसको संविधान का हृदय और आत्मा भी कहा जाता है, आर्टिकल 32। इसी के तहत जो है आपको राइट दिया जाता है कि यहाँ पे जितना भी मेंशन जो फंडामेंटल राइट्स है अगर आपका हनन किया जाता है तो आप सीधे जैसे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। ठीक है, तो डिटेल में आई होप कि इसको आंसर हो चुका है। ये वाद्य योग्य है, पार्ट 3 जुडिशियबल है, इसीलिए जो है इसमें इसको नहीं रखा गया, नहीं तो कोर्ट जैसे जबरदस्ती आपसे इसको करवाता कि करना ही है आपको। आर्टिकल 32 देख लीजिएगा, यही है, सुप्रीम कोर्ट जा सकते हैं अगर फंडामेंटल राइट का वायलेट किया जाता है तो। भारतीय संविधान का निम्नलिखित में से कौन सा अनुच्छेद भारत की द्विसदनीय संसद यानी कि बाईकैमरल पार्लियामेंट के बारे में प्रावधान करता है? आर्टिकल 49, आर्टिकल 59, आर्टिकल 79 या फिर आर्टिकल 89? आंसर इसका जो है से सी है। अनुच्छेद जो 79 है वो बाईकैमरल पार्लियामेंट के बारे में बात करता है। कुछ और देख लीजिएगा, जो अनुच्छेद 49 है, स्टेट इज ऑब्लिगेटेड टू प्रोटेक्ट मोन्यूमेंट्स, प्लेसेस एंड ऑब्जेक्ट ऑफ नेशनल इंपोर्टेंस, यानी कि जो राष्ट्रीय महत्वपूर्ण के जो कुछ मोन्यूमेंट्स हैं, प्लेस है या फिर कोई भी वस्तु है उसको आपको जो है से प्रोटेक्ट करना है। अनुच्छेद 59 कहता है प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के जो है कंडीशन के बारे में बात करता है कि वो पोस्ट है उसके लिए क्या क्या कंडीशन होना चाहिए। प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया के बारे में बात किया जाता है, बात किया था ना 52 से लेकर 62 तक, तो आर्टिकल 59 उसी के बीच में है। अनुच्छेद 79 जो है बाईकैमरल लेजिस्लेचर के बारे में बात करता है और आर्टिकल जो 89 है वो बात करता है कि जो वाइस प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होते हैं वह जो है एक्स ऑफिशियल चेयरमैन होते हैं। ठीक है, किसके? राज्यसभा के। तो जो प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया होगा वही जैसे राज्यसभा के जो है प्रेसिडेंट बनेंगे, ये हमेशा से ऐसा होता है, उसी को एक्स ऑफिशियल चेयरमैन बोला जाता है। छत्तीसगढ़ की बैलाडीला श्रेणी निम्नलिखित में से किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तांबा, बॉक्साइट, लौह अयस्क या फिर कोयला? तो आंसर जो है इसका सी है, लौह अयस्क के लिए छत्तीसगढ़ का बैलाडीला श्रेणी जो है फेमस है। ठीक है, ध्यान रखिएगा। वेब पोर्टल जो डार्कनेट है उसका संबंध किससे है? ई कृषि, ई कॉमर्स, ई व्यापार या फिर ई सुप्रचालन? आंसर इसका ये है, ई एग्रीकल्चर से इसका संबंध है डार्कनेट का। फुल फॉर्म देख लीजिएगा, डिपार्टमेंट ऑफ एग्रीकल्चर एंड कोऑपरेशन नेशनल गवर्नमेंट प्रोजेक्ट, ये होता है। और इसका जो प्रोजेक्ट एग्जीक्यूटर है वह एनआईसी है, नेशनल इंफॉर्मेटिक्स सेंटर। मानव रक्त में अल्कोहल की कितनी प्रतिशत जो मात्रा है वह मृत्यु का कारण जो है बन सकता है? 2%, 3%, 5% या फिर 7%? सही आंसर इसका जो है सी है। अगर ब्लड में 5% या उससे ज़्यादा अल्कोहल की मात्रा हो जाता है तो आदमी का मृत्यु हो जाता है, यही है कॉमन अल्कोहल। ठीक है, इथाइल अल्कोहल। ठीक है, ध्यान रखिएगा, इसको इथेनॉल भी बोलते हैं। आंसर इसका सी है। एक क्वेश्चन आप लोग बताइएगा कि अगर किसी का ब्लड सैंपल, अगर कोई आदमी जो है अगर ड्रिंक करके गाड़ी अगर चलाता है तो उसका ब्लड सैंपल लिया जाता है और उसके बाद जो है पता लगाया जाता है कि वह जो है अल्कोहल लिया था या नहीं लिया था, तो इसमें कौन सा जो है प्रोसेस यूज किया जाता है जिससे पता चलता है? जरा ये बताइएगा। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे इसको, जनरल साइंस का क्वेश्चन है लेकिन बताइएगा। डायनामाइट के निर्माण में प्रयुक्त जो रसायन है वो कौन सा है? ग्लिसरॉल, ग्लिसरॉल ट्राई एसीटेट, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट या फिर ग्लिसरॉल ट्रियोनेट? आंसर इसका सी है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट जो है डायनामाइट में प्रयुक्त रसायन है। ठीक है, ध्यान रखिएगा, ये जो है डायनामाइट का फॉर्मूला है। एल्फ्रेड नोबेल, ठीक है, वही जैसे डायनामाइट का आविष्कार किए थे। उसके बाद जैसे इन्हीं की स्मृति में 1901 से नोबेल प्राइज दिया जा रहा है। ठीक है, 5 क्षेत्र में, 6 क्षेत्र में दिया जाता है। ठीक है, आंसर इसका सी है, ग्लिसरॉल ट्राई नाइट्रेट। लेटेस्ट आप लोग नोबेल प्राइज कवर कर लीजिए, क्वेश्चन वहां से बनता है। जो जहरीली मस्टर्ड गैस है जिसको फर्स्ट वर्ल्ड वॉर के ड्यूरेशन में यूज किया गया था वह क्या है? गैस, द्रव, ठोस या फिर इनमें से कोई नहीं? देखिए इस तरह क्वेश्चन जेपीएससी के द्वारा पूछा गया है। इसमें गैस है तो गैस होना चाहिए, लेकिन गैस नहीं, यह जो है एक द्रव है ना, याद रखिए। काफी जहरीला गैस होता है मस्टर्ड गैस। यह मस्टर्ड गैस का फॉर्मूला है और डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड इसका फॉर्मूला होता है, डाइक्लोरो डाइथाइल सल्फाइड। विशेष आर्थिक क्षेत्र की नीति देश में पहली बार कब शुरू किया गया था? 1991 में, 2000 में, 2005 में या फिर इनमें से कोई नहीं? आंसर इसका बी है, स्पेशल इकोनॉमिक जोन, जिसको शॉर्ट में ACZ बोला जाता है। तो ये जो पॉलिसी था वह देश में पहली बार सन 2000 ईस्वी में लाया गया था। डेट था 1 अप्रैल 2000।
नेशनल मैन्युफैक्चरिंग पॉलिसी 2011 में आया था। और भारत में जो 1991 यहाँ पे ऑप्शन देख रहे हैं उसमें जो है से एलपीजी रिफॉर्म लाया गया था, लिबरलाइजेशन, प्राइवेटाइजेशन और ग्लोबलाइजेशन। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। तो भारत यहाँ से जो है से 1991 से जो है से विश्व के लिए खुल गया था। ठीक है, यानी कि सब जो है से यहाँ पे इन्वेस्ट कर सकते हैं, भारत भी बाहर कर सकता था। सूची 1 को सूची 2 से मिलान करना है और सही जो है से उत्तर का आपको चयन करना है। चक्रवर्ती समिति है, नरसिंहन समिति है, तेंदुलकर समिति है और चलिया समिति है, और वह जो है से किसके लिए था। तो सबसे पहले देख लीजिएगा जो चक्रवर्ती समिति, यहाँ पे डेट भी डाल दिया हूँ, ठीक है, ताकि आपको सहूलियत हो थोड़ा। चक्रवर्ती समिति 1982 का है और वित्तीय क्षेत्र में जो है से सुधार के लिए इसको लाया गया था। नरसिम्हन समिति 1991 का है और इसको बैंकिंग क्षेत्र में सुधार के लिए इसको लाया गया था। जो तेंदुलकर समिति था, आप लोग पढ़े होंगे, रमेश तेंदुलकर का नाम था, गरीबी का अनुमान के लिए था, तो इसका 2 हो जाएगा। और जो चिलैया समिति था वह टैक्स रिफॉर्म के लिए था, ठीक है, कर सुधार के लिए, तो इसको देख लीजिएगा, आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत सरकार के द्वारा राष्ट्रीय हरित अधिकरण, शॉर्ट में एनजीटी, नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना कब किया गया था? 2008, 2009, 2010 या फिर 2011? आंसर इसका सी है, 2010 में नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल की स्थापना किया गया था। डेट था 18 अक्टूबर 2010। ठीक है, यह एक स्टैट्यूटरी बॉडी है। यहाँ पे देखिएगा, अब यह क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे कि जो एनजीटी का स्थापना किया गया उसका कॉन्सेप्ट जो है संविधान के किस अनुच्छेद के तहत लिया जाता है। तो सबसे पहला पॉइंट है कि एनजीटी की आखिर स्थापना क्यों किया गया। तो एनजीटी का फुल फॉर्म होता है नेशनल ग्रीन ट्रिब्यूनल। तो इन्वायरमेंट से रिलेटेड जो है मैटर को यह देखता है। तो कोई पर्सन है, कोई फॉर्म है, कोई कंपनी है, वह जैसे इन्वायरमेंट को अगर नुकसान पहुंचा रहा है तो तुरंत वहां पे एनजीटी जो है पिक्चर में आ जाता है। तो इन्वायरमेंट को प्रोटेक्ट करने का काम यह करता है। ठीक है, तो इन्वायरमेंट प्रोटेक्ट करना है, यानी कि इन्वायरमेंट अगर अच्छा नहीं रहेगा तो आपका जो है जीवन ठीक से नहीं बीत पाएगा। और आर्टिकल 21 क्या बात करता है? राइट टू लाइफ और पर्सनल लिबर्टी के बारे में बात करता है। तो यहाँ अनुच्छेद 21 से जैसे इसको पावर मिला है एनजीटी को। ठीक है, तो अनुच्छेद 21 के तहत ही इसको स्टेब्लिश किया गया। ये पॉइंट आप लोग ध्यान रखिएगा। इंडिया जो था विश्व में तीसरा देश है ऑस्ट्रेलिया और न्यूजीलैंड के बाद जो कि एनजीटी की स्थापना किया था। ठीक है, ये पॉइंट ध्यान रख सकते हैं। प्रेजेंट जो चेयरपर्सन है एनजीटी के प्रकाश श्रीवास्तव हैं। आंसर इज सी। भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद के तहत जिला योजना कमेटी, ठीक है, डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग, जो डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी है उसके बारे में जो है इसके तहत जो है गठन किया जाता है? अनुच्छेद 243 जेड डी, 244 जेड डी, 242 जेड डी या फिर 243 जेड ई? आंसर इसका जो है ए है। अनुच्छेद 243 जेड डी में जो है डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी के बारे में बात किया गया, उसी के तहत जो है इसका गठन किया जाता है। कुछ इंपोर्टेंट आर्टिकल देख लीजिए। आर्टिकल 243 में पंचायत के बारे में जो है बात किया जाता है, ठीक है, भाग 9 में। ठीक है, इसके बारे में ध्यान रखिएगा। 243 ए क्या कहता है? ग्राम सभा के गठन के बारे में बात करता है। आर्टिकल 243 सी है वो पंचायत के फॉर्मेशन के बारे में बात करता है। 243 जो डी है वह रिजर्वेशन के बारे में बात किया जाता है। वुमेन का रिजर्वेशन जो है उसमें कब बात किया जाता है? आर्टिकल 243 टी में। वुमेन का रिजर्वेशन कितना है पंचायत में, जरा बताइएगा। 243 1 नहीं है, आई है। इसमें जो है फाइनेंस कमीशन के बारे में बात किया जाता है। आर्टिकल 243 के वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, इसमें जो है इलेक्शन टू पंचायत के बारे में इसमें बात किया जाता है। जो 243 आर है उसमें जो है म्यूनिसिपलिटी का फॉर्मेशन है उसके बारे में बात किया जाता है। ये तो आंसर ही था। डिस्ट्रिक्ट प्लानिंग कमेटी आर्टिकल 243 जेड डी में है। और जो मेट्रोपॉलिटन प्लानिंग जो कमेटी होता है, ठीक है, वो जो है आर्टिकल 243 ई में मेंशन है। 10 लाख या उससे अधिक पॉपुलेशन होता है वहां पे मेट्रोपॉलिटन जो है प्लानिंग कमेटी का गठन किया जाता है। आंसर इसका ये है। भारत में राजनीतिक दलों द्वारा किए गए दल बदल के अहित किस संशोधन में थे? ठीक है, तो आप लोग इसको पढ़े होंगे, दल बदल कानून। तो संविधान में 52वां संशोधन किया गया था 1985 में, और उसमें एक नया शेड्यूल 10 जो है ऐड किया गया था। ये भी आप लोग ध्यान रखिएगा। सारा चीज देख लीजिएगा। इसको एंटी डिफेक्शन लॉ के नाम से जाना जाता है। 54वां संशोधन किया था। तो ये जो है जो जजेज और सुप्रीम कोर्ट और ये हाई कोर्ट के जज होते हैं उनका सैलरी को इंक्रीज करने के लिए जैसे संविधान में संशोधन किया गया था। जो 56वां संविधान संशोधन था 1987 का, वो जो है गोवा को जो है एक स्टेट का दर्जा दिया गया था। 25वां स्टेट बना था। ठीक है, 26वां कौन बना? छत्तीसगढ़। 37वां बना आपका, 27वां बना उत्तराखंड और 28वां बना झारखंड। 58वां संविधान संशोधन 1987 में हुआ। ये जो है ट्राइबल पीपल का रिजर्वेशन के बारे में बात करता है ना, मिजोरम में, नागालैंड, मेघालय और अरुणाचल प्रदेश में। तो सारा आप लोग देख लीजिएगा। आंसर इसका ये है। सब क्वेश्चन जेपीएससी में पूछा जा चुका है। भारत के मूल संविधान में कितने भाग, अनुच्छेद और अनुसूचियां थी? 22 भाग, 395 अनुच्छेद या फिर 8 अनुसूचियां? यही इसका आंसर है। ओरिजिनली देखिएगा संविधान में
तो 22 भाग था, 395 जो है अनुच्छेद था और 8 जो है अनुसूचियाँ था। अब क्या है, तो अब सिचुएशन है कि 25 भाग हो गया है, अनुच्छेद थोड़ा बहुत आगे पीछे आपको मिल जाएगा, 12 अनुसूचियाँ हैं। तो ये जो है प्रेजेंट में कंडीशन है, ओरिजिनली ये था, क्वेश्चन जो है पूछा गया है और बार बार आपसे पूछा जाएगा। सारा चीज़ आप लोग देख लीजिएगा। संविधान में देखिएगा तो पहला बार संशोधन हुआ था 1950 में 51 में बोलिए, और लेटेस्ट जो संविधान संशोधन हुआ है वो अक्टूबर 2023 के आसपास हुआ है, और 106 बार जैसे अमेंड किया जा चुका है संविधान को। ठीक है, 106वां संविधान संशोधन किया था। तो जो लोकसभा में सब बोला जा रहा था कि वीमेन के लिए जो है 1/3 जो है सीट रिजर्व किया जाएगा, ठीक है, उसी के बारे में बात करता है, वीमेन रिजर्वेशन बिल के बारे में। किस संवैधानिक संशोधन ने अनुसूचित जाति अनुसूचित जनजाति के लिए संयुक्त राष्ट्रीय आयोग को 2 अलग अलग निकायों में जो है विभाजित किया? 42वां, 44वां, 89वां या फिर 93वां? आंसर जो है इसका सी है। तो 89वां संविधान में संशोधन किया गया था 2003 में, उसमें जो है अनुसूचित जाति के लिए और अनुसूचित जनजाति के लिए अलग अलग आयोग का जो है बनाया गया। यहाँ पे देख लीजिएगा, ये हो गया नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट एंड शेड्यूल ट्राइब है 89वां संविधान संशोधन 2003, जिसमें नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट के बारे में बात किया जाता है अनुच्छेद 338 में 2004 में ही, और नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल ट्राइब्स है वो अनुच्छेद 338A में मेंशन है 2004 में ही। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से आपको मिलाना है। कुछ कुछ जनजाति है वो कहाँ पे पाया जाता है, वो है थारू है, भील है, गद्दी है, मुंडा है। तो मुंडा तो झारखंड में जाएगा, तो आंसर इसका मतलब डी का 3 होगा। ऑप्शन बी और सी जो है एलिमिनेट ऐसा ही हो जाएंगे। आगे देखिए, थारू जाति कहाँ पे, तो थारू जो है उत्तर प्रदेश में पाया जाता है। भील जनजाति आपको देखने को मिलेगा राजस्थान में, और जो हिमाचल गद्दी है वो हिमाचल प्रदेश में देखने को मिलेगा। तो इस तरह से आंसर इसका डी हो जाएगा। भारत की 3 सबसे बड़ी जनजातियाँ देखिएगा तो सबसे पहले भील आता है, उसके बाद गोंड आता है और संथाल। संथाल भारत की तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है और झारखंड की नंबर 1 जनजाति है। निम्नलिखित में से कौन सा जोड़ा गलत है? इंद्रावती झारखंड, भीमा तमिलनाडु, लूनी राजस्थान या फिर घटप्रभा केरल? कौन सा मिलान सही है बोला गया है? आंसर इसका जो है सी होगा। लूनी जो है राजस्थान में ही बहती है, बाकी सब जो है गलत है। देख लेते हैं क्यों गलत है। तो जो इंद्रावती नदी है वो पूर्वी घाट से निकलती है उड़ीसा से, और गोदावरी की यह सहायक नदी है। भीमा शंकर महाराष्ट्र से निकलती है, और कृष्णा की यह सहायक है। लूनी नागा पहाड़ी अजमेर राजस्थान से निकलती है, ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा। और जो घटप्रभा है वो पश्चिमी घाट महाराष्ट्र से ही निकलती है, और ये भी जो है कृष्णा नदी की सहायक है। तो देख लीजिएगा आंसर इसका सी हो जाएगा। लूनी राजस्थान ये सिर्फ सही था जोड़ा, बाकी सब गलत था। भारत के उस स्थान का नाम बताइए जहां बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर सब मिलते हैं। कन्याकुमारी, इंदिरा बिंदु या फिर इंदिरा पॉइंट इसको बोला जाता है, नागरकोल या फिर रामेश्वरम? आंसर जो है इसका ए है। कन्याकुमारी में जो है तीनों जो है समुद्र बोलिए, खाड़ी बोलिए, बंगाल की खाड़ी, अरब सागर और हिंद महासागर तीनों मिलते हैं। इंदिरा बिंदु के बारे में देख लीजिएगा, ये भारत का सबसे दक्षिणी बिंदु बोला जाता है, निकोबार जिले में स्थित है, और इसका पूर्व नाम जो था पिग्मेलियन बिंदु या फिर पार्सस बिंदु था। 1984 में इंदिरा गांधी जब विजिट यहाँ पे की थी, उसके बाद जो है इसका नाम जो है इंदिरा पॉइंट रखा गया था। रामेश्वर में एक शिव का ज्योतिर्लिंग भी है ना, आपको पता होगा, झारखंड में भी है, 9वां ज्योतिर्लिंग है बैजनाथ धाम। तो एक आपका ज्योतिर्लिंग रामेश्वरम में ही है। आंसर इसका है कन्याकुमारी। भारत के स्वतंत्रता के समय ब्रिटिश सम्राट कौन थे? जॉर्ज 5, जॉर्ज 6, जॉर्ज 7 या फिर नन ऑफ दिस? आंसर जो है इसका बी होगा। जॉर्ज जो 6 थे वह ब्रिटिश सम्राट थे जिस समय भारत आज़ाद हुआ था। जॉर्ज 5 का हम देख लीजिएगा, जब भारत की राजधानी परिवर्तन किया गया था कोलकाता से न्यू दिल्ली, उस समय जॉर्ज पंचम आए थे। आपको पता होगा जॉर्ज पंचम की नाक भी आप लोग पढ़े होंगे क्लास 10th कृतिका में, कॉमलेसर के द्वारा जो लिखा गया था, तो उसमें उसी के बारे में जो है मेंशन है। तो भारत की जब राजधानी परिवर्तन हुआ उस समय जॉर्ज पंचम थे। स्वतंत्र भारत के समय ब्रिटिश सम्राट जॉर्ज 6 थे, ठीक है, थोड़ा बहुत दिमाग में लगाइएगा तो आंसर आपको मिल जाता। भारत जब आज़ाद हुआ तो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री क्लेमेंट एटली थे, और विंस्टन चर्चिल भी थोड़ा सा आप लोग याद रख लीजिएगा। जो विंस्टन चर्चिल थे वो महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहे थे, और विंस्टन चर्चिल से तो ऑलरेडी जेपीएससी क्वेश्चन पूछ चुकी है कि इनको नोबेल प्राइज जो है किस क्षेत्र में दिया गया था। तो 1953 में लिटरेचर के क्षेत्र में इनको प्राइज दिया गया था, विंस्टन चर्चिल को, ठीक है, याद रखिएगा।
पाकिस्तान प्रस्ताव का मसौदा किसने तैयार किया? रहमत अली, सिकंदर हयात खान, मोहम्मद अली जिन्ना या फिर फैजुल हक? आंसर इसका बी है, सिकंदर हयात खान पाकिस्तान प्रस्ताव जो है से तैयार किए थे। पहले इसको लाहौर प्रस्ताव बोला जाता था, बाद में इसको पाकिस्तान प्रस्ताव बोला गया। लाया गया था 24 मार्च 1940 को। ठीक है, ध्यान रखें। मसौदा हो गया सिकंदर हयात खान। पाकिस्तान के जनक बोला जाता है मोहम्मद अली जिन्ना को। पाकिस्तान जो शब्द दिया गया था, गढ़ा गया था, वो चौधरी रहमत अली के द्वारा गढ़ा गया था। इनमें से किसने नमक सत्याग्रह में भाग लिया था? सरोजिनी नायडू, राजकुमारी अमृत कौर, कमला देवी चट्टोपाध्याय या फिर इनमें से सभी? आंसर डी है, सभी जो है नमक सत्याग्रह में भाग लिए थे। 12 मार्च आपको पता होगा कि 4 अप्रैल तक चला था। लगभग 385 किलोमीटर का यह यात्रा था। साबरमती आश्रम से जो है शुरू किया गया था। ठीक है, ध्यान रखिएगा। दांडी तक चला था गुजरात में। बघाट की रियासत को अंग्रेजों ने कब अपने कब्जे में लिया? 1848, 1850, 1852 या फिर 1853? आंसर इसका भी है 1850 में बघाट की रियासत को अंग्रेजों ने अपने कब्जे में लिया था। बघाट शायद हरियाणा में होगा, एक बार आप लोग चेक कर लीजिए कब। तो 1850 इसका आंसर हो जाएगा। आप लोग सुने होंगे डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स, जो कि लाया गया था लॉर्ड डलहौजी के काल में 1848 में। तो उसी के चलते जो है से इसको जो है से एनेक्स किया गया था। तो सबसे पहला जो स्टेट जो था जिसको जो है से इस पॉलिसी के तहत एनेक्स किया गया था, सतारा था। तो सतारा को पहली बार सताया गया था, ध्यान रखिएगा, 1848 में। बघाट और जो संबलपुर उड़ीसा में है, 1950 में इसको एनेक्स किया गया था। उदयपुर 1842 में, झांसी को 1853 में और नागपुर को 1854 में। यह लास्ट था नागपुर जिसको एनेक्स किया गया था। ठीक है, याद रखिए। सॉरी, अवध जो था लास्ट था 1856 में जिसको एनेक्स किया गया था इस पॉलिसी के तहत। और डॉक्ट्रिन ऑफ लैप्स जो था उसको रद्द किया गया था लॉर्ड कैनिंग के काल में। पता होगा यह जो है पहला वायसराय थे भारत के। 1850 इसका आंसर हो जाएगा। भारत के एक ऐसे गवर्नर जनरल जो कि सबसे लंबे समय तक थे, उनका नाम था लॉर्ड लिनलिथगो। याद होगा, क्विट इंडिया मूवमेंट जो था इन्हीं के काल में हुआ था, लॉर्ड लिनलिथगो के टाइम में। तो सबसे अधिक जो है टाइम तक यही रहे थे। ज्योति आत्रे, करंट अफेयर्स का क्वेश्चन है। ज्योति आत्रे कितने वर्ष की उम्र में एवरेस्ट की चढ़ाई करने वाली सबसे उम्रदराज भारतीय महिला बनी? 58 वर्ष, 55 वर्ष, 48 वर्ष या फिर 58 वर्ष? आंसर इसका सी है। ज्योति आत्रे को देख लीजिएगा, इनका इमेज भी यहाँ पे डाला गया है। तो 55 साल की उम्र में जो है एवरेस्ट की चढ़ाई की थी। इससे पहले जो रिकॉर्ड था वो 48 वर्ष का था और उनका नाम था प्रेमलता अग्रवाल। ये झारखंड की पर्सनालिटी हैं, आप लोगों को पता होगा। ये विश्व की 7वीं सबसे ऊंची चोटी पर चढ़ने वाली पहली महिला थी। ठीक है, इनके बारे में याद रखिएगा। आंसर इसका भी है 55 वर्ष, ज्योति आत्रे। ज्योति आत्रे यह भोपाल की हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पोर्ट्स से। 2026 में AFC वुमेन्स एशिया कप की मेजबानी कौन सा देश करेगा? जापान, उज्बेकिस्तान, रूस या फिर ऑस्ट्रेलिया? आंसर इसका ऑस्ट्रेलिया होगा, डी। ऑस्ट्रेलिया 2026 में AFC वुमेन्स कप की मेजबानी करेगा। AFC का फुल फॉर्म होता है एशियन फुटबॉल कॉन्फेडरेशन ना। 1954 में इसको एस्टेब्लिश किया गया था और शायद इसमें देख बच्चे कर लीजिएगा 47 मेंबर्स हैं। तो 2026 में ऑस्ट्रेलिया में होगा। 2006 में भी हुआ था, यानी कि दूसरा एडिशन है ऑस्ट्रेलिया में। और 2029 में जो है उज्बेकिस्तान में होने वाला है ना। और फर्स्ट सेंट्रल एशियन जो है कंट्री बनेगा 2029 में, जहाँ पे जो है यह AFC कप होगा। डिफेंडिंग चैंपियन वर्तमान में जो है चाइना है। ठीक है, AFC एशिया कप का आंसर इसका डी है। आज के क्लास में इतना ही, मिलते हैं अगले क्लास में। वीडियो पर अपना फीडबैक आप लोग जरूर दे दीजिएगा और PDF टेलीग्राम से जाकर डाउनलोड कर लीजिएगा। वंदे भारतम, जय हिंद।